नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। आज जिस खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो हर गली हर नुक्कड़ की चर्चा है कि अब तक शहरी सरकार, जिसे हम नगर निगम या नगर परिषद के नाम से जानते हैं, उसमें उप महापौर जो द्वितीय नंबर की पोजीशन है उनका भविष्य क्या रहा। क्योंकि अब तक जितने भी उप महापौर या उपसभापति रहे हैं वे कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक भविष्य तलाशते नजर आए। कुर्सी पर रहे तब तक पूरे दमखम से रहे, पर जैसे ही पदमुक्त हुए उसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य क्या है, उनसे बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। नगर निगम में जितने भी पार्षद होते हैं उनका स्वप्न होता है महापौर या उप महापौर बनना, पर उप महापौर कहीं बीजेपी में राजनीतिक संन्यास का फॉर्मूला तो नहीं, कहीं राजनीतिक रिटायरमेंट का फॉर्मूला तो नहीं। तो बात करेंगे और संवाद करेंगे तमाम उप महापौर और उपसभापति से। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको नगर परिषद के पहले उपसभापति हीरालाल जी कटारिया के पास। तो नगर परिषद उदयपुर के प्रथम उपसभापति हीरालाल जी कटारिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 24 नवंबर 1994 का दिन था जब हीरालाल जी कटारिया साहब पहली बार नगर परिषद के उपसभापति बने। किरण जी महेश्वरी तत्कालीन सभापति रही। क्या परिस्थितियां थी जिस समय आप उपसभापति बने, कैसा माहौल था उस समय? 5 समितियां थी जी, बाद में 13 बनाई गई जी। मुझे नगर परिषद उदयपुर में जी सन 1994 में जी चुनकर आने का अवसर मिला जी और मैं 99 तक जी नगर परिषद के गरिमामय पद पर रहा और इस उदयपुर की जनता की रिमार्केबल सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। जी मैं कह सकता हूँ हमारी जो टीम थी जी जिसका नेतृत्व किरण माहेश्वरी ने किया था, जी उनके सहयोगी के रूप में, उपसभापति के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर मिला जी और हमने, मैं कह सकता हूँ कि इतिहास बनाया और उसी इतिहास का और जो प्रभाव नगर परिषद ने उदयपुर में स्थापित किया उसके कारण निरंतर आगे 5 बार नगर परिषद बीजेपी की चुनकर आती रही है जी और उस समय के बजट को लेकर जो हमारी सीमाएं थी, जी उसके बाद अब बजट की कोई सीमा नहीं है जी और नगर परिषद एक के बाद एक झंडे गाड़ते हुए आगे बढ़ रही है। मैं कह सकता हूँ कि ये संपूर्ण देश में जी जनसंघ के स्थापना काल से लेकर जी अब जी भारतीय जनता पार्टी के समय में एक अच्छा उदाहरण सारे देश में कायम कर रही है। जी। और हमने कई बार देखा है कि अब तक जितने उपसभापति या उपमहापौर रहे वे उस कुर्सी से उतरने के बाद अपना राजनीतिक भविष्य ढूंढते रहे। देखिए, ये जो पद है जी राजनीतिक पद है जी और चुन करके ही ये दायित्व प्राप्त होता है। जी
चुनाव होकर जब तक विधिक रूप से जी जो दायित्व मिलता है उसी का निर्वहन निर्वाचित पदाधिकारी कर सकता है। उसके निर्वाचन के बाद विधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो किसी विधिक दायित्व को ग्रहण करके और उसके माध्यम से जनता की सेवा कर सके। यही परिस्थिति मेरे साथ रही है। जी मेरे बाद आने वाले जितने उपसभापति रहे हैं जी उनकी भी यही परिस्थिति है जी कि वे चुने हुए नहीं हैं जी और इसलिए आगे वो किसी विधिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए। जी ऐसे तीन क्या मुख्य कार्य थे जो आपके समय में आपने उदयपुर वासियों को सौगात दी? ऐसे तीन कार्य जो आपको आज भी याद हो। एक बार वापस। ऐसे तीन कार्य जो आपने आपके कार्यकाल में उदयपुर वासियों को कोई सौगात दी हो। उदयपुर में जी जिस वार्ड से मैं चुनकर आया था जी उसमें भोपालपुरा जी होते हुए खारा कुआ का पूरा क्षेत्र जी मेरे उस वार्ड में था। खारा कुआ ही खारे पानी के नाम से जी जाना जाता है। मोहनलाल जी सुखाड़िया जब प्रथम बार सन 1952 में जी उदयपुर से चुनाव लड़े, वे वोट मांगने खारा कुआ में गए थे। एक नहीं 3 बार वो खारा कुआ में वोट मांगने गए विधायक के रूप में। जनता ने उनको वोट दिए। इस विश्वास के आधार पर वोट दिए कि वो उस क्षेत्र की जनता को मीठा पानी पिलाएंगे। जी लेकिन मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री के पद पर आरूढ़ होते हुए भी उस खारा कुआ की जनता को मीठा पानी नहीं पिला पाए। उसके बाद दूसरे लोग चुने गए। गुलाब चंद जी कटारिया जी निरंतर 7 बार उदयपुर से विधायक रहे हैं, सादड़ी सहित। जी उन्होंने भी यही वादा उस क्षेत्र की जनता को किया था, लेकिन वो उस क्षेत्र की जनता को मीठा पानी नहीं पिला पाए। जी उस क्षेत्र की जनता मीठे पानी के लिए तरसती रही बरसों तक, कहना चाहिए दीर्घकाल तक। जी उस क्षेत्र की जनता को मीठा पानी नहीं मिल पाए। जब सन 1994 में जी मेरे
कैंडिडेचर के बाद जी मुझे उस क्षेत्र में जाने का अवसर मिला, वही मांग उस क्षेत्र की जनता ने मेरे सामने रखी जी और उसका मैंने एहसास लिया। उस समस्या के समाधान के लिए मुझे उस क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करना पड़ा। जी आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे निर्वाचन के बाद जो पहला काम मैंने मेरे हाथ में लिया, उस क्षेत्र की जनता को मीठा पानी पिलाने का जो वायदा सुखाड़िया जी पूरा नहीं कर पाए अपने दीर्घकाल तक, गुलाब चंद जी कटारिया भी नहीं कर पाए मेरी पार्टी के होते हुए भी, जी मैंने उस काम को हाथ में लिया, जी पहला काम मानकर। उसकी मैंने पीएचईडी के अधिकारियों को बुला करके स्कीम बनवाई। जी 35 लाख की स्कीम बनी। मैंने पहला काम किया, वो 5 लाख रुपया नगर परिषद से स्वीकार किया। जी 10 लाख रुपया मैं पीएचईडी विभाग से स्वीकृत करा के लाया। जी 15 लाख और बाकी जो स्कीम थी उसको विभाग को पूरा करना था। जी विभाग के पीछे पड़ के जितना भी आवश्यकता हो सकेगी जी उतनी रकम पीएचईडी विभाग इस स्कीम को पूरा करने में जी खर्च करेंगे, ऐसी व्यवस्था करवाई। जी अब समस्या रही पानी कहाँ से लाया जाए। जी महासतिया में सर्वे करवाई गई, वहाँ प्रचुर मात्रा में पानी था। वहाँ 2 6-6 इंच की लाइनें डलवाई गई, जी 2 ट्यूबवेल खुदवाए गए वहाँ पर, जी और उस पानी को पाइपलाइन डालकर खारा कुआं में लाया गया। जी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे कार्यकाल के ग्रहण के मात्र 2 वर्ष की अवधि में खारा कुआं में मीठा पानी आ गया। जी और उस जन क्षेत्र की जनता को जी मैं ये तोहफा दिलवा पाया। जी ये मेरे जीवन की भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी और उस क्षेत्र की जो गंभीरतम समस्या है थी, जी उसके निराकरण का अवसर शुभावसर मुझे प्राप्त हुआ। जी क्या आपको लगता है कि बीजेपी के अंदर रिटायरमेंट का, राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट का फॉर्मूला है उपसभापति की सीट? पूर्व में रहे उपसभापति का कोई ज़्यादा विशेष महत्व नगर वर्तमान में जो नगर निगम है जी उसमें कोई स्थिति नहीं है। जी उनका कोई विशेष स्टेटस भी नहीं है। जी उनके लिए कोई सम्मानजनक व्यवस्था भी नहीं है। इस बात का मुझे भारी कष्ट है। जनसंघ के जमाने से जी जुड़े हुए, जनसंघ की स्थापना काल सन 1951 से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता के रूप में मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को
ये परामर्श देना चाहूँगा कि पार्टी में जिन लोगों की वरिष्ठतम कार्यकर्ता के रूप में सेवा मिलती है, सत्ता में जिनसे अवसर मिलता है, ऐसे वरिष्ठ लोगों को के लिए दोनों ही स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर ऐसी टीम की स्थापना की जाए जिसे आज तक मार्गदर्शक मंडल कहा जाता है, लेकिन सचमुच में वास्तविकता में ऐसा कुछ भी मार्गदर्शक मंडल के रूप में कोई किसी को दायित्व नहीं दे रखा है। ये नाम मात्र का मार्गदर्शक मंडल है जो मजाक बंद करके रह गया है। इस मजाक को समाप्त करने के लिए मेरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आग्रह है, जिससे मेरे जैसे वरिष्ठतम लोगों का, अनुभवी लोगों के अनुभव का लाभ देश की जनता को प्राप्त हो सके। तो हमारी विशेष मुलाकात थी नगर परिषद उदयपुर के प्रथम उपसभापति हीरालाल जी कटारिया साहब से, जिन्होंने ये स्पष्ट करा कि अब तक का जो स्वर्णिम कार्य उनका रहा है वो रहा है खारा कुआं जो इलाका है उसको मीठे पानी की सौगात देने का इनका मुख्य कार्य रहा है, जिस कार्य को करने में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी नाकाम रहे, प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भी नाकाम रहे। उस कार्य को इन्होंने यहाँ मुकम्मल करके दिखाया था। ये अब तक का इनका सबसे स्वर्णिम कार्य रहा है। और साथ ही इन्होंने केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार से, राज्य में बैठी हुई भाजपा सरकार से भी अनुरोध करा है कि परामर्श मंडल जो सिर्फ नाम मात्र का आपने मंडल बना रखा है, जो छलावा है, दिखावा है, इनसे इनकी सम्मान को काफी ठेस पहुंचती, क्योंकि 1951 से लगातार आज तक ये भाजपा के लिए और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लिए काम करते आए हैं। ये अभी भी अपने सम्मान को यहाँ तलाश रहे हैं। इन्होंने बारी मन से कहा कि उपसभापति और उप महापौर कुर्सी पर बैठने के बाद राजनीतिक रूप से वो सम्मान इन्हें प्राप्त नहीं हो पाया। ये भी बात हीरालाल जी कटारिया साहब ने हमें बताई। अब आपको लिए चलते हैं नगर परिषद के दूसरे सभापति रहे वीरेंद्र जी बापना के पास, उनसे जानेंगे कि उनका मन क्या कहता है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको वीरेंद्र जी बापना के पास। तो हमारे साथ मौजूद है नगर परिषद उदयपुर के पूर्व उपसभापति वीरेंद्र जी बापना, जो लगातार 2 बार उपसभापति रहे। उनसे जानेंगे कि उनके कार्यकाल में ऐसे क्या कार्य और क्या सौगात उन्होंने उदयपुर वासियों को दी। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर्वाधिक समय तक उपसभापति सीट पर आसीन रहे और अब तक जितने सभापति महापौर रहे हैं उनमें सर्वाधिक कार्यकाल आपका रहा। ऐसे क्या कार्य रहे जो उदयपुर वासियों को आपने सौगात दी उन 10 वर्षों में? पहली सौगात तो उदयपुर को मेला जो आयोजन था वो हमारे कार्यकाल से शुरू हुआ। जी जी। और उस मेले के कार्यकाल से हमारे बोर्ड ने शुरुआत की। जी। और सौभाग्य का विषय भी था कि मैं और युधिष्ठिर जी दोनों जी विश्वविद्यालय में भी एज ए मैं कल्चरल सेक्रेटरी रहा और वो भी राजनीति में जी वहाँ एक्टिव रहे। जी। उससे पूर्व मैं क्रिकेट बैडमिंटन एसोसिएशन में था, बैडमिंटन खेलता था। जी। मगर जब यहाँ उदयपुर आया उसके बाद गुलाब जी साहब के मेरे संबंध जी राजनीतिक दृष्टि से जुड़ाव उनसे हुआ। जी। और लगातार कार्य इस वार्ड को मैंने काम किया। जी। मंडल अध्यक्ष के नाते
जी और उसके बाद अपना पूरा कार्यकाल राजनीतिक दृष्टि से जनता की सेवा के लिए समर्पित हुआ। जी रहा सवाल के आपका जो प्रश्न है कि वो 10 साल रहने के बाद जी और क्या दिया, तो मेरी ये सोच रही कि हम ये उदयपुर वासी हैं और हमारे यहाँ पर टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा जी उद्योग है। जी और उस वक्त मैं होटल रेस्टोरेंट का प्रेसिडेंट भी रहा। जी तो मेरा यह विषय मन रहा कि हम वो शहर को दें जो शहर में लगे कि हम लोग आए हैं। और मैं नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारियों से कहा करता था जी कि भाई हम लोग आए हैं, इस बात का एहसास हो आपको। जी और पार्षदों को भी एक बात हमेशा कहा मैंने जी कि आप 5 साल के लिए आए हैं जी और 5 साल बाद अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे, जी लेकिन वह चीज़ छोड़ कर जाएं, लोग हमें याद करें। जी सौभाग्य से दूसरा टेन्योर भी मुझे चुनाव लड़ने का मिला, जी मैं जीता भी। जी और अब राजनीति की दृष्टि से जो राजनीति का वातावरण बनता है, जी मैं दोबारा उपसभापति बना। जी मन ये था कि सभापति बनने के बाद शहर को और कुछ जी नए आयाम कीर्तिमान देंगे, जी लेकिन हमारे नेताओं का अपना सोच होता है जी कि वो किसे पसंद करें किसे न करें। जी और उसी सोच पे माननीय गुलाब साहब ने उन्हें रविंद्र शिमाली को बाद में जी चेयरमैन बनाया। मुझे दोबारा अवसर मिला कि मैं उप सभापति के नाते कार्य करूं। जी निर्माण समिति के अध्यक्ष, उसकी स्वीकृति की कमेटी भी मेरे पास थी, जी फिर गैरेज समिति मेरे पास रही। जी मगर मेरा संबंध पार्षदों के बीच वो रहा जी कि जनता के बीच हम काम करें जी और जन सेवक के रूप में काम करें। जी और ये अब मेरा जो वार्ड है वो ऐसा वार्ड था जिसमें सारा हॉस्पिटल कैंपस आता था। जी मुझे याद नहीं कि मेरे किसी घर पे प्लेट लगाई हो मैंने, या मेरी गाड़ी के ऊपर मैंने कभी लिखा हो उपसभापति। जी मेरा अपना ये मानना था कि अपनी वह छाप छोड़िए जो लोग याद करें जी और हम लोगों के काम आए। बिल्कुल। रहा सवाल कि दोबारा राजनीति में आने के बाद कार्यकाल नेताओं की मर्जी पर चलता है जी और हमें अवसर मिला काम करने का। हमने काम किया, जी लगातार काम किया। फिर मेरा ये मानना है कि हम ये प्रयासरत रहे कि हमें और अवसर मिलेगा, जी लेकिन राजनीति में एक नियम है जी कि कोई अपने साथ किसी को छोड़ता नहीं है। जी और जो चुनाव लड़ता है वह इच्छा उसकी रहती है कि लास्ट तक वह चुनाव लड़ता ही रहे, जी और वैसा ही सामान्य राजनीति में होता है। जी मुझे किसी बात का गम नहीं, जी लेकिन शहर को जो कुछ देने की इच्छा थी जी वह दे पाए और जो संबंध बना पाए जी वह आज भी नगर निगम में मैं मानता हूँ कि आज हमारे संबंध हैं। और जो लोग हमको जानते हैं जी वो आज भी इस बात का एहसास करते हैं, आपका भी अनुभव रहा होगा जी कि वो कहते हैं कि वैसा बोर्ड वैसा कार्यकाल वापस नहीं आया। जी तो ठीक है, अपना अपना कार्यकाल तरीका है और उस कार्यकाल तरीके को हमने एक अच्छा आयाम कीर्तिमान दिया। जी हर कार्यक्रम को अच्छे से अपने अनुभव के आधार पर जी पूरा करने का प्रयास किया। जी। अच्छा, अब एक बात बताइए कि अब तक जितने उपसभापति और उपमहापौर रहे हैं
अगर उनका राजनीतिक भविष्य देखा जाए तो उस पद से मुक्त होने के बाद वे अपना राजनीतिक भविष्य तलाशते नजर आए। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? राजनीति में भविष्य का कोई लेखा जोखा नहीं है। जी राजनेता किसे कब क्या बनाना चाहे जी यह उसकी मर्जी पर है। जी और वैसा ही हमारे शहर का भी एक वातावरण था। जी शहर से उसे स्वीकार करना पड़ा, जी क्यों किसी बात को लड़कर राजनीति में आए थे। तो राजनीति में मेरा जो अपना काम था एज ए कैटरर, जी तो मुझे अपना व्यवसाय भी करना था और मैं राजनीतिक दृष्टि से कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश भी किया मैंने। जी अब भविष्य तलाश करने में इच्छा रहती है कि हम यूआईटी में जाएं जी या और कुछ बने, मगर नहीं बना पाए, नहीं बनाया हमारे नेताओं ने। तो उनकी इच्छा है, जी हम शायद होते तो और कुछ अच्छा कीर्तिमान, अच्छा आयाम देते। जी उसके बाद लगातार चाहे उदयपुर से गुलाबजी साहब बड़ी शादी से उदयपुर आए, जी तब भी चुनाव में काम किया, जी अच्छे वातावरण से काम किया। जी और इस मंडल को जो मेरे पास था, उत्तर मंडल, जी उसमें भी मैंने लगातार जी अपने वार्ड में काम किया है। जी अब तक जितने मतलब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में अगर राजनीतिक रूप से संन्यास दिलाना हो तो उन्हें उपसभापति या उप महापौर बना दीजिए। इस बात से आप सहमत हैं क्या? नहीं, वो संन्यास देना नहीं देना, मिलना नहीं मिलना, जी ये एक बात अलग है। जी लेकिन हर आदमी प्रयास करता है राजनीति में। जी मगर राजनेताओं का एक अपना तरीका है कि वह अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते। जी और वैसा ही हमारे साथ सबके साथ होता आया है। जी जो चुनाव लड़ा उसकी इच्छा रही कि आखिरी तक जी वह चुनाव लड़े, जीते, और जब तक वो रहे वह राजनीति में काम करे। जी हमने जितना कर सकते थे किया। जी और आज भी वार्ड में जब भी कोई काम पड़ता है जी तो काम करते हैं, वार्ड में जाते हैं, वार्ड में संबंध है। अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं था जी तो थोड़ा सा मैं नहीं जा पाया। जी बाकी लगातार मैं ये मानता हूँ कि मैं मेरे अपने क्षेत्र में जी हर घर के बारे में कब कौन कहाँ है जी इस बात की मुझे जानकारी है। जी 24 नवंबर 1999 का दिन था जब पहली बार आप उपसभापति बने थे। क्या चुनौतियां रही होगी, क्योंकि एक सदी बदलने वाली थी, नए उदयपुर को तराशा जा रहा था। क्या क्या चुनौतियां रही और जो बादशाहत आज तक निगम में या नगर परिषद में भाजपा की रही उसकी नींव भी उसी समय पर पड़ रही थी। पर क्या मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जो निगम चल रहा है उसके कार्यों से आप खुश हैं क्या, एज ए इंडिविजुअल पर्सन, उदयपुर के नागरिक होने के नाते, भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते? हर आदमी का अपना कार्य का तरीका है जी और मैंने तो किरण जी को उस कार्यकाल को देखा है जी और उनके उन अनुभवों के आधार पर जो पहला बोर्ड बना और उन्होंने जो शहर को दिया, जी हमने भी ये प्रयास किया कि हम उसके अनुरूप खड़े उतरें, जी काम करें और काम करने का प्रयास किया। जी अब धीरे धीरे बोर्ड बदलते गए, बहुत से कार्यकर्ता नए आ गए, उन कार्यकर्ताओं का अपना एक तरीका रहा काम करने का जी और बदलते परिवेश में जो आया उसे स्वीकार किया लोगों। जी मौजूदा जो निगम का बोर्ड है, छठवां जो बोर्ड है, इससे खुश हैं क्या आप? बोर्ड का
अपने ही लोगों के बारे में कमेंट करना मैं उचित नहीं समझता, जी लेकिन ये मानना ज़रूर है कि हम जिस बोर्ड की उम्मीद जनता ने की है जी उस पर शायद खरे नहीं उतरे। जी ये बात तो सही है। जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी नगर निगम के द्वितीय और तृतीय कार्यकाल में उपसभापति रहे वीरेंद्र जी बापना से, जिन्होंने ये स्पष्ट करा कि नए उदयपुर को तराशने में प्रथम 3-4 बोर्डों का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, काफ़ी चुनौतियां थी। मेला जो हम आज नगर निगम का मेला देखते हैं, जो सभी उदयपुर वासियों के लिए एक शान का प्रतीक है, उसकी शुरुआत इनके कार्यकाल में हुई थी। काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य रहे और एक नियम के तौर पर इन्होंने बताया कि हर व्यक्ति की इच्छा और मंशा होती है कि लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। बाकी ये नियम है कि जो ऊपर के राजनेताओं को संभव हो सकेगा तो कार्य कर पाएंगे, बाकी कार्यकर्ता के बस में नहीं कि वे लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रह सके। कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ इन्होंने बोला है और उसको मान कर ये जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने ये भी स्पष्ट करा कि मौजूदा जो बोर्ड है वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। अब आपको लिए चलते हैं निगम के चौथे बोर्ड में रहे उपसभापति महेंद्र सिंह जी शेखावत के पास, जो उपसभापति के रूप में आए जरूर थे पर पदमुक्त होते होते उप महापौर हो गए थे। कार्यकाल था रजनी जी डांगी का, जब उदयपुर नगर परिषद को नगर निगम में तब्दील किया गया था। तब मुलाकात करेंगे महेंद्र सिंह जी शेखावत से। नमस्कार हुकुम। नमस्कार साहब, नमस्कार। मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं निगम के चौथे बोर्ड के उपसभापति के रूप में नियुक्त हुए महेंद्र सिंह जी शेखावत, और जब पदमुक्त हुए तो वे उप महापौर थे। सबसे पहले तो चैनल पे सर बहुत बहुत स्वागत है। मयूर जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से आपसे बात तो नहीं हो पाई है जी। बताएं क्या आदेश है सर? सर एक विषय में आपसे जानकारी चाहिए थी कि आपका जो कार्यकाल रहा, स्वर्णिम कार्यकाल रहा, उदयपुर को एक बड़ी सौगात आप लोगों के कार्यकाल में मिली कि नगर परिषद से हम नगर निगम में तब्दील हुए। पर इसके साथ ऐसे कोई 3 ऐसे कार्य जो आपको लगता है कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में उदयपुर की जरूरत थी और आपने उसे मुकम्मल कराया? मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जरूरत थी, मुकम्मल कराया जी। एक तो उस समय राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो तय कार्यक्रम थे उसमें हमने बढ़ चढ़कर कच्ची बस्तियों में प्लस दूसरे स्टेट ग्रांट एक्ट में लोगों को पट्टे देकर वर्षों की उनकी पीढ़ियों की जो आकांक्षा थी वो पूरी की जी। बाकी दूसरे जैसे मान लो महापुरुषों की मूर्तियां लगाने की बात थी, जिनका योगदान इस प्रदेश में, जिले में, देश में बहुत बड़ा था, उनकी स्थायी यादगार रहे, लोग उनसे प्रेरणा ले। तो कई मूर्तियां गौरी चौक वगैरह भी बनाए थे। गोवर्धन सागर का कार्यक्रम, गोवर्धन सागर की शुरुआत ही उसी समय हुई थी। जी। एक मुख्य सवाल आपसे जानना था कि आपने कहा तमाम जो महापुरुष रहे जिन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए अपना योगदान दिया, उनका भी कार्य आपने करा, पर क्या आपको लगता है कि आप एक राजपूत लीडर भी हैं और छात्र राजनीति से उभर कर मुख्य धारा की राजनीति में आप आए हैं, मौजूदा समय में जो करनी सेना का रुख है बीजेपी के प्रति, उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, करनी सेना अपने ढंग से सोचती है, भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से सोचती है। कारण कुछ भी हो, लेकिन जिस समाज का बहुत बड़ा योगदान इस पार्टी में रहा हुआ है, आज उस स्तर पे वो योगदान नहीं है। थोड़ा पीड़ा और कष्ट का सवाल है, तो बड़े नेताओं को बैठ के इस चीज में समाधान करे तो सबके लिए उपयोगी रहेगा। जी। अब एक मुख्य सवाल आपसे कि अब तक जितने भी उपसभापति और उप महापौर रहे, वे जब कुर्सी पर बैठे रहे तब तो वे अपने चरम कार्यकाल पर थे, चरम पर थे, पर जैसे ही पदमुक्त हुए उसके बाद वे अपना राजनीतिक भविष्य तलाशते हुए दिखे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महापौर और उप महापौर बहुत बड़ा पद होता है नगर निगम और शहर के लिए। जी। उनका उस समय जिम्मेदारी बड़ी होती है, कार्यक्रम ज्यादा होते हैं, उनकी भूमिका बड़ी होती है, इसलिए उनको जिस स्तर पे वो सक्रिय रहते हैं तो एक बड़ी भूमिका में दिखते हैं। जी। और जब वो पद से हट जाते हैं उसके पश्चात उस भूमिका में दूसरा व्यक्ति आ जाता है। तो जब आप
उस भूमिका में नहीं रहेंगे तो लोग तुलना करेंगे सामान्य भूमिका और उस महत्वपूर्ण भूमिका के बीच में। जी तो ये लगता है कि वो निष्क्रिय है जी या उतनी भूमिका में नहीं है। जी ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज आप अशोक जी गहलोत से उम्मीद करेंगे क्या कि भाई वो मुख्यमंत्री वाली भूमिका में क्यों नहीं है? जी। आज पर भजनलाल जी आपके लिए ये सवाल इसलिए पूछा गया कि अभी हमने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आपको वापस सक्रिय देखा। क्या आपको लगता है कि आपने हमेशा वसुंधरा राजे गुट का होने का खामियाजा भुगता है? नहीं नहीं, ऐसा खामियाजा किसी गुट का किसी व्यक्ति का होने का कोई नहीं भुगतते है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज आपके मेरे अच्छे संबंध है, संगठन में 25 लोग होते हैं, 25 अच्छे संबंध होते हैं, किसी से नजदीकियां ज्यादा होती है। व्यक्ति का स्वभाव होता है। जी। अगर एक पिता के 3 पुत्र है तो भी थोड़ा बहुत वो सबको समकक्ष रखता है, फिर भी कहीं न कहीं एक की तरफ अटैचमेंट ज्यादा होता है। जी। ये सामान्य मनुष्य का स्वभाव और प्रक्रिया है। अब अंतिम सवाल पूछकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी में राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट का फॉर्मूला है उप महापौर की सीट? समझा नहीं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी में राजनीतिक रिटायरमेंट करने का फॉर्मूला है उप महापौर की सीट? नहीं, ऐसा कैसे कह सकते आप? ऐसा नहीं कह सकते। कोई मतलब उप महापौर बना दिया इसका मतलब ये नहीं वो व्यक्ति रिटायर्ड हो रहा है। यूँ तो कई महापौर भी ऐसे हैं, कई विधायक भी ऐसे हैं, आज भी कई जिला प्रमुख भी ऐसे हैं जो उतने सक्रिय नहीं है जितने पद पे रहते हुए थे। जी आप नाम चाहो तो ये सूची बहुत लंबी होती है। जी बहुत लंबी सूची है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ऐसे हैं जो उतने सक्रिय। रिटायरमेंट का कोई मापदंड और फॉर्मूला नहीं होता है। जी वो तो मोदी जी ने 75 कर रखी है तो पार्लियामेंट के लिए कर रखी है। जी या 75 में तो कोई पहुंचा ही नहीं है अभी। जी। ऐसा नहीं है। ये तो अपनी अपनी भूमिका। आज महापौर उतने सक्रिय थोड़ी है, पूर्व विधायक जो थे आज उतने सक्रिय थोड़ी है, पूर्व जिला प्रमुख उतने सक्रिय थोड़ी है, पूर्व सांसद इतने सक्रिय थोड़ी है, पूर्व पार्टी के जिलाध्यक्ष इतने सक्रिय थोड़ी है। हमेशा ये आपको स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, स्वाभाविक प्रक्रिया है जी कि किसी व्यक्ति की आज आप हैं मयूर जी, आज आप इस पद पे हैं अपनी इस चैनल में, कल आप इस पद पे नहीं रहेंगे, दूसरा कुछ काम करेंगे, इतनी सक्रियता नहीं रहेगी तो क्या आप रिटायर्ड हो गए क्या? जी। ये तुलना है ना। जी तुलना पूर्व और वर्तमान में नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो काम के आधार पे होनी चाहिए, सक्रियता के आधार पे नहीं होनी चाहिए। अन्यथा आप इसके साथ अन्याय कर रहे हैं। जी। तो हमारी विशेष मुलाकात बात हुई अभी महेंद्र सिंह जी से, जिन्होंने स्पष्ट करा कि तुलना कार्य के आधार पर होनी चाहिए, वर्तमान और भूत के आधार पर तुलना नहीं होनी चाहिए, और राजनीतिक रिटायरमेंट कुछ भी नहीं होता है, सेवा के लिए सदैव तत्पर है हर व्यक्ति। तो अब सीधा आपको लिए चलते हैं निगम के 5वें बोर्ड के उप महापौर रहे लोकेश जी द्विवेदी के पास, और आपको बता दें कि महेंद्र सिंह जी भी किसी कारणवश बाहर होने के कारण हम फोन पे उनसे बात कर रहे हैं, और लोकेश जी भी किसी कारणवश बाहर हैं तो हम उनसे भी फोन पर बात करेंगे। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम के 5वें बोर्ड के उप महापौर लोकेश जी द्विवेदी। तो सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक विषय में आपसे जानकारी चाहते हैं कि आपका काफी स्वर्णिम कार्यकाल रहा, ऐसे क्या 3 कार्य आपके कार्यकाल में हुए जो आपको लगता है कि उस समय मौजूदा उदयपुर की जरूरत है? देखिए, एक तो हमने सबसे बड़ा काम जो किया वो था स्मार्ट सिटी का। जी हमारे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि कि उदयपुर का जो वर्तमान दौर आप विकास का देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे कार्यकाल में ही उसकी नींव रखी गई थी और उसने कार्य प्रारंभ किया था। जी उससे उदयपुर की जो पुराने 17.5 वार्ड है, पुराना उदयपुर शहर अंदर का, वो सारा एक नए रूप में निखर के आया है। जी झीलों की स्वच्छता के लिए हमने एक वो बोट खरीदी थी जो घास काट करके निकालती है, जितनी जलकुंभी वगैरह होकर के झीलों के पानी को तबाह करती थी, उस बोट को हमने खरीदा था हमारे कार्यकाल में। जी और झीलों को साफ करने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज भी जारी है। जी उदयपुर की सड़कों के बारे में आप देखें
तो पहले अपने सूरजपुर से लेकर के और ठेठ प्रताप नगर तक की सड़क अच्छी नहीं हुआ करती थी, सुखाड़े सर्कल की सड़क अच्छी नहीं हुआ करती थी। हम कई बार जब बात करते थे तो पीडब्ल्यूडी वाले कहते ये हमारी नहीं है, यूआईटी वाले कहते हमारी नहीं। मैंने कहा ये जनता उदयपुर की, ये तो हमारी है भाई जी। अब जनता हमारी है तो किसी विभाग की सड़कें हो, हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया, गुलाब जी से बहुत रिक्वेस्ट करी और उन्होंने वहां से फंड दिलवाया। हमने इन 3-4 महत्वपूर्ण सड़कों को बिल्कुल मक्खन जैसी कर दी थी जी। दीज आर द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर टाइम। हाँ सर, मैं आप ही के जो आपने उत्तर दी उसमें से 2 प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी पुराने शहर से ताल्लुक रखते हैं, क्या आप स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ है उसके कार्यों से आप स्वयं खुश हैं क्या? कोई भी नया काम जब करते हैं जी तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। जी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रचना है कि शहरों के सौंदर्यीकरण को कैसे बनाया जाए। और हमारे उदयपुर शहर की, अब राजस्थान के कितने भी पुराने शहर ले लो, उनकी जो बनावट थी वो उस समय की थी कि विदेशी आक्रांता जब आक्रमण करते थे तो हम लोगों ने अपने मकान वैसी पतली पतली गलियों के अंदर बनाए थे जिसमें सीधा आक्रमण न कर सके, घुस जाए तो जिंदा लौट न सके। इस व्यवस्था से हमारी वो रचना थी। आज का जो समाज बदला है इसमें ऐसी बात नहीं है, पर उन गलियों के अंदर इस प्रकार का काम करना, इतनी सारी सुविधाएं उन गलियों के अंदर मुहैया करवाना आसान काम नहीं है, समय लगता है। हमने काम बहुत बढ़िया किया है, लेकिन कुछ कमियां रही है, उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही। जी। एक मुख्य सवाल का उत्तर आपसे जानना था कि अब तक जितने भी उप सभापति और उप महापौर रहे 6 बोर्डों में, वे जब तक पद पर आसीन रहे तब तक तो एक बड़े नेता और दिग्गज नेता के रूप में उनका वर्चस्व भी, पर उस पद मुक्त होने के बाद वे अपना राजनीतिक भविष्य तलाशते हुए दिखे। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकार के नाते आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। हम लोग उप महापौर रहे, केवल मैं ही नहीं, महेंद्र सिंह जी भी रहे, बाद में वीरेंद्र बापना रहे, उससे पहले मैं रहा। किसी का कोई राजनीतिक जीवन समाप्त नहीं, कि पदों पर रहने से राजनीतिक जीवन नहीं होता है। राजनीतिक जीवन होता है उस राजनीतिक विचारधारा को पोषित जी कितनी है। हम आज भी उसी तत्परता के साथ में पार्टी की उस विचारधारा को लेकर के जन जन के अंदर जा रहे हैं और अव्यवस्थाओं के खिलाफ आंदोलन करके जन जागरण कर रहे हैं, और ये हमारा ध्येय है। पद तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इसके आधार पर कार्यकर्ता का मूल्यांकन करना, आकलन करना ठीक नहीं। जी। लोकेश जी भाई साहब, आप लंबे समय तक बीजेपी के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और हम जब भी बीजेपी कार्यालय आते हैं तो आप हमें रोजाना वहां दिखते हैं, पर क्या बिना पद के, क्योंकि आप जिस पद से पदमुक्त हुए हैं उस पद के हिसाब से आपको गरिमामय पद मिला कि नहीं, ये सवाल था। क्या आप ये मानते हैं कि उप महापौर की सीट बीजेपी में राजनीतिक रिटायरमेंट के लिए बनाई गई है? मैं कह रहा हूँ ये पत्रकार किसी भी भाषा का प्रयोग करके कैसा भी कर सकते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पद हमारे पीछे दौड़ते हैं, हम पदों के पीछे नहीं दौड़ते हैं। कार्यकर्ता का काम है विचारधारा को लेकर के चलना। कभी अवसर आया तो पद दे देंगे, भाई यहाँ बैठ करके आप इसको और करिए, ना आया तो हम चल रहे हैं हमारे विचारों को लेकर के और जन जागरण कर रहे हैं, और ये हमारा ध्येय है और इसी को लेकर हमने पार्टी ज्वाइन करी थी। जी, तो हमारी विशेष मुलाकात थी नगर निगम के 5वें वार्ड के उप महापौर लोकेश जी द्विवेदी साहब से। अब हालांकि आप जयपुर में हैं इसलिए सीधे मुखातिब नहीं हो पाए, फोन पे आपसे बात जरूर कर रहे हैं, पर अब आपको सीधे लिए चलते हैं नगर निगम के 6वें बोर्ड जो मौजूदा उप महापौर है पारसजीत सिंह भी। तो नगर निगम के 6वें बोर्ड के उप महापौर पारसजीत सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। अगर मैं मेरी बात को दुरुस्त करूं तो उप महापौर तो सिर्फ कागजों में है, बाकी महापौर की जो भूमिका है वो आप ही अदा कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और मयूर जी, जैसा अभी आपने प्रश्न किया, मैं बहुत गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे महापौर गोविंद सिंह जी टांक है, उनका जो अनुभव है, उनके इतने सालों का जो कार्य करने की शक्ति और शैली थी, उसके आधार पर हमने 4.25 साल 4.5 साल जो भी समय निकला है वो काम करने का प्रयास किया है। लोग महापौर जी को कुछ भी कहो, लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उदयपुर में ऐसा महापौर बहुत मुश्किल से मिलेगा। जी। जब हमने इस बोर्ड में शुरुआत की जी, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति ये थी कि हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं था। जी। लेकिन उनके सूझबूझ और उनके
तरीके से काम करने के, उसका परिणाम ये रहा कि आज करीबन 100 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास नगर निगम के पास राशि है और हम कोई भी काम करने के लिए सक्षम है। यह उनकी महापौर जी की सोच है। रोडों को बनाना, नालों को बनाना, डेवलपमेंट, उदयपुर का विकास करना, यह निश्चित रूप से महापौर जी ने कराने का प्रयास किया है। और एक बात और मैं मयूर जी कहना चाहता हूँ जी कि आपने कहा ना महापौर भारत जी, ऐसा नहीं है जी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कुछ सोच समझकर कॉम्बिनेशन बिठाया होगा। जी अब उनकी आयु है, इस पर कोई दोहराया नहीं है। जी अब मैं उनसे ये अपेक्षा करूँ या उदयपुर की जनता उनसे ये अपेक्षा करे कि वो रोजाना 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे वार्डों में दौड़े, जी ये तो संभव नहीं है। जी दौड़ने का काम हमारा है और मार्गदर्शक का काम उनका है, वो काम बखूबी करें। जी अब तक किरण जी के समय से 1994 से लेके आज तक जितने भी उप सभापति उप महापौर रहे हैं, वो उस कुर्सी पर जब से वो कुर्सी उन्होंने छोड़ी है या पदमुक्त हुए हैं, उसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य क्या रहा? देखो मयूर जी, 1994 में पहली बार चुनाव हुए, करीबन 25 साल बाद जी और उस समय किरण जी माहेश्वरी हमारी बड़ी बहन सभापति बनी, हमारे हीरालाल जी कटारिया उप सभापति बने। तब से वह सिलसिला चालू हुआ और ये छठा बोर्ड है। गोविंद सिंह जी टांक महापौर है और मैं उप महापौर हूँ। जी राजनीतिक भविष्य की जब तक बात है, मैंने जब से काम प्रारंभ किया, जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैंने सेवा को ही सब कुछ मानकर काम करना प्रारंभ किया। जी जीवन में पिछले 20वां साल मेरे को पार्षद का चल रहा है। जी कोई 1 रुपया आरोपित करके बताए तो मैं राजनीति क्या उदयपुर से संन्यास ले लूंगा। ये जी। मैं आपके चैनल पे ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। जी 1 रुपया आरोप नहीं लगा सकता। ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, इसीलिए पार्टी और शीर्ष नेतृत्व बारंबार टिकट देता है। और जब तक रहा सवाल राजनीतिक संन्यास का, तो सेवा तो करूंगा। जी अगर पार्टी अगर मौका देगी तो कार्य करेंगे, और पार्टी सोचेगी कि नहीं अब इनको नहीं काम करवाना है, तो सेवा के बहुत सारे आयाम हैं। जी पूर्व सभापतियों ने काम नहीं किया, उप सभापतियों ने, तो इसका उल्लेख मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये आपको आपके चैनल के द्वारा कहता हूँ, सब कुछ राजनीतिक दृष्टि से काम नहीं होता है। जी सेवा का काम किसी भी माध्यम से हो सकता है। मैं समाज के में एक्टिव रहकर, चाहे वो मेरा जैन समाज हो या चाहे सर्व समाज हो, जी सनातनी होने के नाते मैं सर्व समाज में एक्टिव रहकर समाज सेवा के काम को प्राथमिकता मानते हुए काम करता रहूँगा। अब रहा सवाल पार्टी में, हो सकता है पार्टी मुझे उपयोगी नहीं समझे तो दायित्व नहीं देगी या चुनाव नहीं लड़ाएगी या काम नहीं कराएगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेवा नहीं करूँगा। जी सेवा तो 100% करूँगा, और जो पूर्व उप सभापति रहे उनके विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं हर काम को प्राथमिकता के आधार पे उदयपुर की जनता की सेवा करने में पीछे नहीं हटूँगा। सवाल इसलिए आपसे करा क्योंकि सवाल लाजमी इसलिए था कि अब तक हमने जितने उप महापौर उप सभापति का राजनीतिक भविष्य देखा, हालांकि आप तो भी वर्तमान में पद पर हैं, पर आपके कार्यकाल के बीच में भी एक मौका ऐसा आया कि जब आप विधायक की दौड़ में सबसे आगे थे। अगर उम्र के तकाजे से भी देखा जाता तो पार्टी अगर आप पर दाव खेलती तो 15 साल के लिए पार्टी निश्चित हो सकती थी, उन्हें नए विकल्प की तलाश नहीं करनी पड़ती। ताराचंद जी उम्र के उस पड़ाव में है कि अगली ही दौर में पार्टी को नए विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। कुछ कमियां रही होगी, कुछ पाप कर्म का उदय रहा होगा, पुण्य में कमी रही होगी। व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा सोचना है। शायद उदयपुर की जनता की सेवा करने में भी कोई कमी रखी होगी, इसलिए शीर्ष नेतृत्व ने मुझे उचित नहीं समझा। और रहा सवाल उम्र का, तो मैं भी 60 बसंत पूरे कर चुका हूँ। जी अब शीर्ष नेतृत्व, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो चाहता है कि जवान आदमी राजनीति में आगे आकर काम करे, लेकिन अब मैं तो इस पे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि पार्टी ने सोचा होगा अभी पारस परिपक्व नहीं हुआ है, जी इसलिए शायद टिकट नहीं दिया। हाँ, ये बात सत्य है कि अगर पार्टी टिकट देती, जी अब तो हमारे ताराचंद जी भाई साहब विधायक हैं, जी 5 साल 4.5 साल उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। गुलाब जी भाई साहब असम के राज्यपाल हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें मिलता है निश्चित रूप से। और जिलाध्यक्ष के नाते रविंद्र जी सीमाली जो हमारे मार्गदर्शक है। लेकिन मैं मयूर जी आपको स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, अगर मुझे पार्टी मौका देती
तो ये बात सत्य है कि मैं उदयपुर की आशा और आकांक्षाओं पर पूर्णतः खरा उतरने का प्रयास करता, सबको साथ में लेकर एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करता कि शायद मेरे ख्याल से लोग कहते कि ऐसा विधायक मैंने नहीं देखा। लेकिन ठीक है, भाग्य में मैंने कहा ना कि मैं जाति से जैन हूँ जी और सनातनी तो हुई, जी कोई न कोई पूर्व जन्म में पाप किया है, उसका प्रायश्चित अभी वर्तमान में कर रहे हैं। जी मौका मिलेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलेगा तो सेवा तो करेंगे। जी। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि पार्टी बीजेपी जो पार्टी है उसमें उदयपुर नगर निगम जो है वो उप महापौर की जो कुर्सी है वो राजनीतिक रिटायरमेंट के लिए बनाई गई है? नहीं, ऐसी बात मयूर जी, ऐसी बात नहीं है। अब जो व्यक्ति अगर काम नहीं करे जी वो उसका सोचना है। जी जैसे मैं पूर्व सभापति की बात करूं, जी महेंद्र सिंह जी शेखावत रहे, उसके पहले 2 बार हमारे वीरेंद्र जी भावना साहब रहे, उसके पहले हमारे हिरालाल जी कटारिया साहब रहे। तो मैं आपको ये निवेदन, एक और कौन है, लोकेश जी द्विवेदी रहे। देखो लोकेश जी आज भी एक्टिव है, वो पार्टी कार्यालय निश्चित रूप से 1 घंटा के लिए नियमित जाते हैं, लेकिन उनका भी कुछ स्वास्थ्य की कमी के कारण, वीरेंद्र जी बापना स्वास्थ्य की कमी के कारण, महेंद्र सिंह जी शेखावत एक्टिव है, लेकिन उनका कारण दूसरा है। अब उनको क्यों नहीं एक्टिव किया या क्यों नहीं उनको काम पे लगाया, इस विषय पे मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये बहुत कह सकता हूँ कि राजनीतिक समाप्त कोई व्यक्ति मेरी कर सकता है, लेकिन सेवा करने का ध्येय या लगन मेरी नहीं कर सकता है। ईमानदारी के साथ में अपनी चंचला रक्षी स्वयं की उसका उपयोग करके मैं उदयपुर की जनता की सेवा करूँगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ। और पार्टी किसके बाप की बपोती नहीं है जी। पार्टी में जब मैं कार्यकर्ता बना या मैं संघ का स्वयंसेवक बना तो मैं किसी की प्रेरणा से नहीं बना, मैं डॉक्टर हेडगेवार जी की नीति के आधार पर बना। और उसके पश्चात राजनीति में कटारिया साहब की को देखा कि ऐसे लोग हैं जो वाकई में कर्मठता के साथ तो पार्टी का काम करते हैं, तो उनकी नीति और उनके आधार पर हमने काम करने का प्रयास किया। लेकिन ठीक है, समय परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होगी, इसलिए कुछ कारण रहे होंगे, इसलिए बाकी काम करूँगा निश्चित रूप से। पार्टी जो भी दायित्व देगी तो जरूरी नहीं है चुनाव लड़ा के ही काम करना, संगठन में भी दायित्व देगी तो निश्चित रूप से काम करने का प्रयास करूँगा। जी, तो हमारी विशेष मुलाकात थी पारस जी सिंघवी साहब से, जिन्होंने स्पष्ट करा कि कोई उनकी राजनीतिक रूप से उन्हें रिटायर्ड जरूर कर सकता है पर सेवा रूप से उन्हें रिटायर्ड नहीं कर सकता। हालांकि पूरी उम्मीद है, क्योंकि पारस जी जिस तरह से एक्टिव रहते हैं, आज भी हम नगर निगम में देखते हैं तो सुबह 3 घंटे, शाम को 4 घंटे रेगुलर नगर निगम आते हैं और लोगों की हर समस्या से रूबरू होते हैं। उस तरीके से कहा जा सकता है कि ये लंबे समय तक राजनीति पारस जी की देखने को हमें मिलती रहेगी। धन्यवाद। अब तक नगर परिषद और नगर निगम में रहे उपसभापति और उप महापौर से आपकी मुलाकात कराई। नंबर 2 की पोजीशन ये शहर के दूसरे नागरिक उन्हें कहा जा सकता है, उन्होंने उनके विचार आपके सामने रखे, उनकी बात आप तक पहुंचाई। पर कहीं ना कहीं सवाल तो आज भी खड़ा है और चर्चाएं आम यह है कि अब तक जितने भी उपसभापति और उप महापौर रहे उनका राजनीतिक भविष्य क्या है। उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, किसी ने बीमारी का हवाला दिया, किसी ने कुछ और बात कही कि संगठन में सक्रिय हैं, सिर्फ राजनीति करना मकसद नहीं। पर बात तो यह है कि राजनीतिक भविष्य वे तलाश से नजर आए। मूल बात अगर समझें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में अगर राजनीतिक रूप से किसी को रिटायर्ड करना हो तो उसका फॉर्मूला है उप महापौर या सभापति की सीट। अब तक जो हुआ वो हमने आपको दिखाने का प्रयास करा। भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। पर आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, इसकी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं मयूर अलबेला, कैमरामैन विनय श्रीमाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उदयपुर न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।